बीजेपी बीजेपी लाना नहीं तुम फिर से देश में, फिर से देश में। बीजेपी तुम ना लाना फिर से देश में। बीजेपी बीजेपी लाना नहीं फिर से देश में, फिर से देश में। बीजेपी को सत्ता में फिर से अगर तुम लाओगे, सच कहता हूँ भाइयों बहुत पछताओगे। लोकतंत्र फिर नहीं बचेगा मेरे देश में। बीजेपी बीजेपी लाना नहीं तुम फिर से देश में, फिर से देश में। बीजेपी को ना लाना फिर से देश में। बीजेपी बीजेपी लाना नहीं फिर से देश में, फिर से देश में। रोजगार तो नहीं मिलेगा, रोजगार तो नहीं मिलेगा, रोजगार तो नहीं मिलेगा। दर दर की ठोकर खाओगे। रोजगार तो नहीं मिलेगा, दर दर की ठोकर खाओगे। न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा, सम्मान कहीं ना पाओगे। नफरत फैला देंगे ये सारे देश में। बीजेपी बीजेपी लाना नहीं तुम फिर से देश में, फिर से देश में। बीजेपी तुम ना लाना मेरे देश में। बीजेपी बीजेपी लाना नहीं तुम फिर से देश में, फिर से देश में। कहीं कितने ऐसे बदनसीब जो अपनी बात नहीं कह पाते हैं कितने ऐसे बदनसीब जो अपनी बात नहीं कह पाते हैं। दिल पर पत्थर रख कर के हर अपमान वो सह जाते हैं। 24 में मिलकर इन्हें हटा दो तुमको देता संदेश में। बीजेपी बीजेपी लाना नहीं तुम फिर से देश में, फिर से देश में। बीजेपी तुम ना लाना फिर से देश में। इनके द्वारा करा लिया जाता, लेकिन इन्होंने तो ये समझ के बैठे कि देश हमारा है, प्रधानमंत्री हमारा है, बीजेपी पार्टी ही देश है और देश ही बीजेपी है। इस तरह की ये सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। देश की जनता देख रही है। काट लेने दो उनको फीता, कर लेने दो उनको उद्घाटन, कोई नहीं। लेकिन आने वाला समय नौजवान, युवा, रोजगार, किसान, मजदूर सब जगेगा और 24 में इनको सत्ता से बाहर करने के बाद अपने सारे कामों पर पुनः रूप से करने की कोशिश करेंगे। लेकिन विपक्ष जो है बहिष्कार कर रहा है, 19 पार्टियों ने बहिष्कार किया संसद भवन के उद्घाटन का। देखिए, जिस समय सत्ता में बेशर्म लोग बैठ गए हों, अहंकारी लोग बैठ गए हों, जो दुराचारी के साथ खड़े हों, जो बहन बेटियों को न्याय ना दिला सके, तो उनसे विपक्ष की आवाज़ सुनेंगे ऐसा मुझे भरोसा नहीं है। क्योंकि इन्होंने अभी तक विपक्ष को डराने का काम किया, जेल में डालने का काम किया है। तो ऐसे विपक्ष ने अपना तरह से जो रोल है वो निभा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ओवर तड़क भड़क उन्होंने भी करी, शायद उनको भी जेल में डाल दिया जाए। इस समय अघोषित इमरजेंसी देश में लागू है, अपने आप को बचाए रखना भी बहुत बड़ी चुनौती है। मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं, जश्न मना रहे हैं, तो कैसे गुजरे 9 साल, क्या मिला जनता को पिछले 9 साल में? देखिए, देश की जनता को भुखमरी मिली, देश की जनता को कोरोना मिला, देश की जनता को सड़कों पर तड़पते हुए गुजरी, कितने लोगों की जान चली गई और कितने लोगों को इन्होंने कोरोना के बहाने ठिकाने लगा दिया। आज रोजगार नहीं है, कोरोना के बहाने देश को बेच दिया, नीलाम कर दिया गया। तो इन्होंने 9 साल की खुशी तो मनाएंगे ही, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। सब देश जाग चुका है, जान रहा है कि इन्होंने किस तरह से देश में तबाही मचाई है। सारे जितनी भी PSU थे, निजी संपत्तियाँ थी, सार्वजनिक संपत्तियाँ थी, सबका इन्होंने निजीकरण कर दिया। और एक तरह से आने वाला समय इनका बहुत बुरा समय आने वाला है। कितना भी ये घोटाले कर लें, कितना भी ये देश को डरा लें। वो सावरकर जो अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहा था, वो सावरकर को आज देश में सबसे बड़ा मसीहा बनाने की कोशिश की जा रही है। गांधी से, अम्बेडकरवादियों से, नेहरू से, मौलाना आज़ाद से, चंद्रशेखर से, सुभाष चंद्र बोस से ऊपर उसको स्थान दिए जाने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरह से इनका तानाशाही रूप है। धीरे धीरे सबका इतिहास ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं तो समझता हूँ अगर यदि नौजवान रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए
अगर यदि ये काम करते तो शायद बहुत अच्छा होता। सावरकर जैसे जिसने अंग्रेज़ों की गुलामी की और 40 रुपये से लेकर 60 रुपये तक की उन्होंने पेंशन ली और उनके लिए मुखबरी करते थे, तो शायद उनके लिए वो हीरो होंगे। बाकी सारे देश को तो हीरो है नहीं। सब जानते हैं कि उन्होंने देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी की थी। देखिए, किसी के आगे वीर लगने से कोई वीर नहीं हो जाता। सब जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने लिखित में माफ़ी मांगी थी अंग्रेज़ों से कि आप मुझे माफ़ कर दें, मैं आपके लिए काम करने के तैयार हूँ, आपकी गुलामी में स्वीकार करता हूँ। इसी तरह से RSS था, तब कहाँ था जब देश आज़ाद हो रहा था। देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं। आज ये देश पे झूठे वादे करके गुमराह करके जनता को सत्ता में बैठ चुके हैं, तो ये सोचते हैं कि देश हमारा है और देश हमारे ही द्वारा चलेगा। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सरकार बदलने में देर नहीं लगती, अहंकार टूटने में देर नहीं लगेगी। कांग्रेस भी को भी इन्हीं देश की जनता ने सत्ता से हटाया था। एक तरह से उनकी भूल थी जनता की, जैसे कांग्रेसी पार्टी को सत्ता से हटाने की। आज उन्होंने देख लिया कि इस तरह के घमंडी अहंकारी लोगों को, धोखेबाज लोगों को सत्ता में लाने का हमें कितना बड़ा खामियाजा उठाना पड़ रहा है। तो ये सब जान चुके हैं, जाग चुके हैं। आने वाला समय मोदी नहीं तो कौन? 24 में किसको देखते हैं आप? कौन लड़ेगा मोदी से? देखिए, पहले संपूर्ण विपक्ष को मैं एक बात कहनी चाहूँगा। संपूर्ण विपक्ष जिस तरह से आज एकजुट होकर इनके संसद के उद्घाटन की एक तरह से बहिष्कार कर रहा है, उससे अलग खड़ा हुआ है। इसी तरह से एक संगठन बना के इन्होंने एक सूत्र में बंध के इनको सत्ता से हटाने का काम करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये राजनीतिक पार्टियाँ जिस संपूर्ण विपक्ष एक तरह से लालची है, इन नासमझ है। ये चुनाव के समय पर सब अपने अपने ढपली अपना राग में आ जाते हैं और नतीजा वही ढाक के 3 पार्ट हो जाते हैं। अभी तक आपने पिछले चुनाव में देख लिया, 22 के चुनाव में देख लिया, 1900 चुनाव में भी देख लिया था आपने, किस तरह से संपूर्ण विपक्ष ने अलग अलग तरीके से अपनी चुनाव लड़ा और नतीजा सब अपने अपने क्षेत्र में अपनी बहुमत तक, अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर यदि आपने इनको तानाशाही सरकार को, देशद्रोही सरकार को हटाना है, तो आपको संपूर्ण विपक्ष को एक साथ मिलकर देश को बचाने के लिए आगे आना होगा और एक लड़ाई को मिलकर लड़ना होगा। सब नेताओं से मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? ममता बनर्जी से मिले, केजरीवाल से मिले। देखिए, नीतीश कुमार जी को बहुत बड़ा झटका लगते लगते वो बच चुके हैं। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि जिस भारतीय जनता पार्टी को साथ में लेकर चल रहा हूँ, वही भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा देगी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को गिरा देगी। वही नीतीश कुमार जी के साथ होने जा रहा था। उनकी राजनीतिक भूमि बिल्कुल ख़त्म कर देने की तैयारी कर ली गई थी। इसलिए अब वो जाग चुके हैं और संपूर्ण विपक्ष के साथ घूम को इनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ इस वर्तमान सरकार ने बहुमत में रहते ही वो क्या किया था, वो सब चीज़ें उनको बताई जा रही हैं। आज नहीं तो कभी नहीं, देश को बचाने के लिए उन्होंने जो पहल की है, मैं उसका एक तरह स्वागत करता हूँ।